कहानी फूलों का कुर्ता। लेखक यशपाल। फूलों का कुर्ता यह कहानी यशपाल जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक 5 साल की बच्ची की सरलता, उसकी मासूमियत और उसके भोलेपन के बारे में लिखा गया है। साथ ही लेखक ने इस कहानी में भारतीय समाज में पुराने ज़माने से तथा पुरातन काल के रूढ़िगत परंपरा तथा संस्कारों पर सवाल करते हुए कड़ी टीका करने का प्रयास किया है। कहानी के शुरुआत में लेखक ने ग्रामीण और नागरिक जीवन के भेद का भी वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। लेखक के अनुसार नगरों तथा शहरों का जीवन संकीर्णता और संघर्षों से भरा होता है। शहरों में लोग हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे एक दूसरे के साथ हमेशा स्पर्धा करते हैं। उनके मन में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, द्वेष और दुश्मनी का भाव रहता है। शहर के जीवन में एक तरह की अधीरता और चंचलता होती है। शहर में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। लेखक शहर में उपलब्ध रेल, बिजली, मोटर जैसे आधुनिक सुख सुविधाओं को एक अभिशाप की तरह मानते हैं, क्योंकि लेखक को पता है कि यह मानव जीवन के लिए जितना प्रगतिशील है उतना ही हानिकारक भी है। इन्हीं सब बातों के कारण लेखक को नगर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। नगर में उनका दम घुटने लगता है। इसीलिए लेखक साल में 3 महीने की छुट्टी अपने गांव में ही बिताते हैं। उन्हें पहाड़ी में बसा उनका गांव बहुत पसंद है। लेखक कहते हैं उनका गांव हिमालय के आंचल में बसा है, जो शहर के आधुनिक चंचलता तथा भयभीत डरावने वातावरण से बहुत दूर है। भगवान की दया से रेल, मोटर और बिजली के अभिशाप से अभी तक उनका गांव मुक्त है। पहाड़ी भूमि की प्राकृतिक तथा नैसर्गिक सुंदरता अभी भी बरकरार है और मनुष्य भी वहां की उत्पादन क्षमता से तथा शक्ति से संतुष्ट है, खुश है। मनुष्य ने धरती की प्राकृतिक उत्पादकता में हस्तक्षेप नहीं किया है। लेखक आगे बताते हैं कि उनके प्रदेश में गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा छोटे, 10-20 घर से लेकर 5-6 घर तक, और बहुत पास पास भी होते हैं। एक गांव पहाड़ी के नीचे की भूमि यानी तलहटी पर तो दूसरा गांव उसकी उतराई या ढलान पर होता है। पास इतने कि मुंह हाथ पर लगाकर पुकारने से दूसरे गांव तक बात पहुंची जा सकती है। गांव के लोग बेशक गरीब और अनपढ़, लेकिन उनमें आपस में आत्मीयता तथा अपनापन और वो खुश भी रहते हैं। उनमें आपस में बैर, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी का भाव ना के बराबर है। अपने गांव का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि उनके गांव में बंकू शाह की एक दुकान है जो छप्पर से छाई हुई है। रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए लगने वाली सभी आवश्यक सामान बंकू की दुकान में मिलती है। बंकू की दुकान का दालान या बरामदा है जो गांव की चौपाल या क्लब जैसा है। बंकू के दुकान के बरामदे में ही लोग खाली समय में वहां आकर बैठते हैं और कभी कभी हुक्का भी चलाते हैं। बंकू शाह के दुकान के बरामदे के सामने दालान में एक बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं और जानवर जुगाली करते बैठते हैं। लेखक अपने गांव आए होते हैं, उन्हें बाहर जाना होता है, लेकिन सुबह से बारिश तेज होने के कारण बाहर जाना मुश्किल होता है। इसलिए लेखक किसी प्रगतिशील लेखक का एक उपन्यास पढ़ रहे होते हैं। उस उपन्यास में जो कहानी थी वह ऐसे दाम्पत्य या ऐसे पति पत्नी के बारे में थी जहां पति एक निर्धन और गरीब घराने का है और पत्नी एक शिक्षित घराने से है और वह खुद भी पढ़ी लिखी है। दोनों नगर में अपना घर बसाते हैं। पति की कमाई कम होने के कारण उनका गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है। यह देखकर पत्नी भी नौकरी करके कुछ कमाना चाहती है ताकि उनकी आमदनी बढ़े।
लेकिन पति को यह बात उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली लगती है, इसीलिए वह उसे नौकरी करने की इजाज़त नहीं देता, वो उसे मना कर देता है। उन दोनों के 3 बच्चे थे और जो बीच बीच में बीमार होते थे। कमाने वाला 1 और खाने वाले 5, ऊपर से महंगाई, इसलिए भूखों मरने की नौबत आ गई। इन सब से निपटने के लिए पत्नी अपने पति को किसी सेठ जी के यहाँ नौकरी करने की सलाह देती है। पति भी पत्नी की बात सुनकर सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगता है और वह दोनों एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। एक दिन पता चलता है कि उनके खुशहाली का राज पति की योग्यता नहीं, बल्कि उसके पत्नी की इज्जत थी। उस युवक की पत्नी का किसी गैर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध होने की बात जब उसे पता चली तो वह गुस्से में अपनी पत्नी का गला घोटने का प्रयत्न करता है, उसे जान से मार देने की कोशिश करता है। लेकिन पत्नी पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और बोलती है कि जो कुछ भी मैंने किया इन बच्चों के लिए किया। पत्नी सिर्फ इसलिए अपने प्राणों की तथा अपने जान की भिक्षा या भीख मांगती है ताकि वह अपने बच्चों को पाल सके। फिर पति सोचता है कि मेरी इज्जत का मोल उसके बच्चों की जान से अधिक तो नहीं हो सकती। ना चाहते हुए भी पति सिर्फ अपने बच्चों के खातिर पत्नी को माफ़ कर देता है। यह उपन्यास पढ़कर लेखक का मन ग्लानि से यानी कि अपराधी भाव से भर जाता है और वह पुस्तक पटक देते हैं। यह उपन्यास पढ़ने के बाद लेखक सोचने लगते हैं कि हमारे साहित्य का दर्जा कैसे गिरता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसा साहित्य हमारी संस्कृति का आधार कैसे बन सकता है जिसमें व्यभिचार के लिए सफाई दी जाती है। व्यभिचार का अर्थ होता है अपने जीवन साथी के अलावा किसी भी गैर पुरुष या स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बनाना। लेखक कहते हैं हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने सांसारिकता से मुक्त होकर भारत की आत्मज्ञान की संस्कृति के परम शांति का मार्ग जो हमें बताया था, हम उसे खो बैठे हैं। इतना ही नहीं, हम अपनी मानवता, नैतिकता और स्थिरता के विकास को भी खो बैठे हैं। हम पूरी तरह स्वार्थ से घिरे हुए हैं। स्वार्थ के कारण हम अंधे हो गए हैं। पेट और रोटी के आगे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। पेट और रोटी के अलावा क्या मनुष्यता, संस्कृति और नैतिकता कुछ मायने नहीं रखती? ऐसे अनगिनत सवाल लेखक के मन में आने लगते हैं। बारिश थमकर धूप आती है। घर में अजवाइन लाने के लिए लेखक बंकू की दुकान की तरफ निकल पड़ते हैं। बंकू की दुकान के आंगन में 5-7 भले आदमी बैठे थे जो हुक्का चला रहे थे। सामने गांव के बच्चे कीड़ा कीड़ी का खेल खेल रहे थे। बंकू की लड़की फूलो भी उन्हीं के साथ खेल रही थी, जो केवल 5 साल की थी। उसे रहन सहन की, पहनने की, ओढ़ने की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उसने एक कुर्ता पहना था जो कंधे से लटक रहा था। 5 साल की उम्र में ही फूलों की सगाई संतू नाम के लड़के से होती है जिसकी उम्र 7 साल है। संतू का घर फूलों के गांव से बस फरलांग भर दूर यानी बहुत ही पास वाले गांव में है। संतू चूला नामक गांव से है। संतू की उम्र भी छोटी थी, इसलिए कोई खास काम नहीं करता था। उसके घर में 2 भैंसे, 1 गाय और 2 बैल थे। बस उन्हें चराने ले जाता और शाम को उन्हें घर लेकर आता। बारिश थमने पर संतू अपने जानवरों को हाँक कर घर ले जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बंकू की दुकान के सामने पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। उसका भी खेलने का मन होता है और वह खेलने चला जाता है। संतू को खेल में आया देखकर सुनार का 6 साल का लड़का हरिया चिल्ला उठता है, आहा, फूलों का दूल्हा आया। बाकी बच्चे भी उसी तरह चिल्लाने लगते हैं। तो यह देखकर फूलों को लगता है कि उसे अपना मुंह ढक लेना चाहिए, यही उचित होगा। बच्चे जैसे ही चिल्लाने लगे, फूलों को बड़ी शर्म आती है, लेकिन उसके पास मुंह ढकने के लिए ना तो कोई साड़ी का पल्लू था और ना ही कोई दुपट्टा या चुनरी तथा ओढ़नी थी।
इसलिए हड़बड़ी में वह अपने दोनों हाथों से कुर्ते का आंचल उठाकर अपना मुंह छिपा लेती है। फूलों की इस मासूमियत या फिर इस मासूम हरकत को देखकर, उसका शर्माना देखकर छप्पर के सामने हुक्का चलाते बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फूलों के काका राम सिंह ने फूलों को प्यार से धमकाकर समझाया और कुर्ता नीचे करवाया। वहाँ मौजूद शरारती लड़के मजाक समझकर वह भी हंसने लगे। लेखक बंकू की दुकान से अजवाइन लाने आए थे, लेकिन फूलों की सरलता और मासूमियत देखकर खाली हाथ लौट गए। मन ही मन लेखक सोचने लगते हैं कि बदली स्थिति में भी परंपरागत संस्कार से नैतिकता और लज्जा की रक्षा करने के चक्कर में क्या से क्या हो जाता है, और दूसरी तरफ प्रगतिशील लेखकों की उघाड़ी उघाड़ी बातें। इस तरह इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि बदलते वक्त के साथ तथा बदलते हालात के साथ हमें अपने परंपरागत संस्कारों को भी बदलना चाहिए तथा वक्त आने पर उसे छोड़ने में ही समझदारी है। वक्त के साथ कुछ परंपरागत संस्कारों को हमें पीछे छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।